नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर ललितपुर से, इसको दुखद खबर भी कह सकते हैं। ललितपुर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर के पलट गई है। बस पलटने के हादसे में 6 यात्रियों की मौत हुई है। करीबन 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। थाना मेहरौनी के ग्राम मसौरा के पास की ये पूरी घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरीके से ये पूरी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 6 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीबन 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं जो कि उपचाराधीन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विजय जैन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जो घायल हैं उनकी तबीयत कैसी है अभी? जी, मैं आपको बताऊं, शाम को 5 बजे ललितपुर बस स्टैंड से बस रवाना होती है मड़ौरा के लिए। वो मुश्किल में 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक मोड़ पर सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर नीचे पुल के नीचे गिर जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। तत्काल वहाँ जो पब्लिक, वहाँ जनता है, वहाँ जाकर मौके पे देखा। तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन भी मौके पर तत्काल पहुंच गया। अभी तक बताया गया कि 6 लोग जो पुष्टि हुई है, 6 लोग खत्म हो गए हैं और लगभग 3 दर्जन से ऊपर लोग घायल हैं। अभी और भी मौत होने की संभावना जता जा रही है, क्योंकि अभी बस उठी नहीं, क्रेन वहां पहुंची है। बस को उठाएंगे तो जानकारी और होगी और कितने लोग बस के नीचे दबे हैं। विजय, क्या अभी तक घायलों की स्थिति स्पष्ट हो पाई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 लोगों की डेथ हो गई है। घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है? क्या उनसे मिलने के लिए अभी तक कोई पहुंचा है, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा? जी, मैं आपको बता दूं, तत्काल जितनी भी यहाँ एम्बुलेंस थी, 1 दर्जन से एम्बुलेंस ऊपर तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे हैं। वो तत्काल वहां से कुछ 1 घंटे के अंदर ही वहां से सारे घायलों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ इनका लगातार उपचार जारी है। पुलिस प्रशासन भी पूरा अपनी देखरेख में उन घायलों का उपचार करा रहा है जिला अस्पताल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। विजय जैन जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से महकमा तमाम तरह की तैयारियों में लगा हुआ है और इस बीच जो ये दुखद घटना है वो भी घटित हुई है। घायलों की स्थिति अभी कैसी है, इसको जानने के लिए लगातार उनकी जो स्थिति है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सीएम योगी का आदेश सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सभी मंत्री 3 महीने में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अवसर पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश। योगी शासकीय कार्यों में पारिवारिक सदस्यों को न हस्तक्षेप होने दें, ये उनका कहना है। परिवार की तरफ से दखल तो आप होंगे सत्ता से बेदखल। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी मंत्री 3 महीने के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अवसर पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसको लेकर लगातार विभागवार योजनाओं का प्रेजेंटेशन और प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। इस क्रम में आज एक बार फिर से लखनऊ के एनेक्सी भवन में योगी सरकार 2.0 कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को टेबल पर रखा गया था, जिनमें से 9 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग, नाबार्ड की RIDF योजना के तहत वित्त पोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट प्रस्तुत करते समय उसमें 5 वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। इसके अलावा सहारनपुर में रेल संपार पर ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव पर सहमति मिली है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश 10 लाख लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन अब कर सकेगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने और विधान परिषद में बहुमत हासिल करने के बाद अब अपनी नजरें 2024 पर टिका ली हैं। इसी दिशा में अब कार्यकर्ताओं और नेताओं के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण का काम शुरू हो चुका है। बाराबंकी में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो आम जनता के लिए, मरीजों के लिए सुविधाएं दी हैं, दवाइयां दी हैं, उनको सभी तक पहुंचाना हमारा फर्ज है।
और सभी अस्पताल में हम निरीक्षण कर रहे हैं। पीएचसी से लेकर सीएचसी, वो केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज, हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, जो हमारे चिकित्सक भाई हैं, जो पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग हैं, मरीजों से पारिवारिक सदस्य की तरह व्यवहार करें, उन्हें भगवान मान करके सेवा करें, अस्पताल परिसर में सफाई रखें, पीने का ठंडा पेयजल उपलब्ध हो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, स्ट्रेचर व्हीलचेयर की कमी न हो। अस्पतालों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। हम सबको मिलकर अपना जो हमारा स्वास्थ्य परिवार है, इसको समर्पित भावना के साथ उत्तर प्रदेश में काम करना है। शोषित हो, वंचित हो, सब घर बनाकर देंगे। जिस दिन हम इनके नेता चुने जाने पर अपने संबोधन में कहा था कि वो किसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक कल प्रदेश भर के अफसरों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले। प्रदेश भर के डीएम और एसएसपी वर्चुअली इस बैठक का हिस्सा होंगे। सभी सीओ और बीडीओ भी सीएम के साथ में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। प्रदेश भर के डीएम और एसएसपी इस बैठक में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया है, सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश में अगर सरकार आशा और उम्मीदों की बजाय निराशा और हताशा के बीज बो रही है तो देश और युवाओं के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई नहीं। 45 करोड़ लोगों ने हताश होकर रोजगार तलाशना छोड़ दिया है। आज के दौर में ये हमारी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए अभी 1 महीना हुआ है और लोकसभा के चुनाव में 2 साल का समय बाकी है, लेकिन बिसात बिछनी शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। यूपी की सियासत में आजम खान की डिमांड क्यों बढ़ गई, इसके पीछे लोग अपने अपने तर्क निकाल रहे हैं। शिवपाल यादव, रविदास, आचार्य प्रमोद कृष्णम के बाद भाजपा के सांसद ब्रजभूषण ने भी ऐलान किया कि वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर शिवपाल यादव ने भी आजम खान को लेकर के अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इसी विषय पर हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई से खास बातचीत की है, सुनिए। आजम खान जो कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, वो चर्चाओं में बने हुए हैं। कई समाजवादी पार्टी, शिवपाल सिंह यादव, इसके अलावा कई ऐसे दल हैं जो जिनके नेता उनसे मिलने जेल जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान किया है कि उनके जो नेता हैं ब्रजभूषण, वो भी चुनाव के अब वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जाएंगे। आखिर आजम खान को लेकर इतनी राजनीति क्यों गरमाई? हमारे साथ बात करने के लिए अमीक जमाई हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अमीक जी, क्यों ऐसा क्यों है कि आजम खान इतना डिमांड में क्यों आ गए अचानक? देखिए, बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के सौजन्य से माननीय आजम खान साहब आज जेल में। आजम साहब की क्या गलती है ये पूरा मुल्क जानता है। उनके ऊपर अनगिनत ऐसे ऐसे केसेस लगाए गए, बकरी चोरी, किताब चोरी और न जाने क्या क्या वक्त से संबंधित चीज़ें उनके ऊपर लगाई गई। लेकिन जो उनकी मेन गलती ये थी, वो ये गलती थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के गरीब मुसलमानों और जो शोषित वंचित तबके हैं उनके लिए एक उन्होंने विश्वविद्यालय बना लिया। लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है, क्योंकि अभी शिवपाल सिंह यादव जो भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक हों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश और मुलायम दोनों ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। यही वजह है कि वो अभी तक जेल में है और 2.5 साल जैसा लंबा वक्त काट चुके हैं जेल में। देखिए, शिवपाल जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछला जो 30 साल है यहाँ का समाजवादी आंदोलन का, उसका वो गवाह रहे। माननीय नेताजी पर जब वो सवाल उठाते हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो उनके बारे में लगता है बीजेपी आरएसएस से समझौतों को लेकर, वो खुद अपनी बातों से उसको मजबूत कर देते हैं। लेकिन एक सवाल इस पर बनता है, क्योंकि जब 83% वोट अखिलेश यादव को 2022 के चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी से मिले और इसके बाद जब मसले होते हैं या यूं कहा जाए जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो कहा जाता है कि अखिलेश यादव उस पर बयानबाजी नहीं करते हैं बस। और देखा भी जा रहा है कि गोरखपुर की घटना हो या प्रयागराज की घटना हो, जहाँ पूरे परिवारों की हत्या हुई, अखिलेश यादव ऐसे मुद्दों पर बोलते या बात करते कम बचते नजर आते हैं। लेकिन एक यादव परिवार की जब एक दरोगा ने जब सुसाइड किया तो वहां पर पहुंचते हैं। तो क्या माना जाए कि एक जात के लिए ही सिर्फ अखिलेश यादव का प्रेम नजर आता है? देखिए, ये तो आप
बयानवीर से तो वीरता से कोई काम तो चलता नहीं है। हम तो गवाह हैं इस बात के, जब NTCA मूवमेंट हुआ हम उत्तर प्रदेश कमेटी के कन्वीनर थे। 19 दिसंबर 2019 को परिवर्तन चौक पे बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ प्रदेश का। उनकी अप्रूवल से हम उसके कन्वीनर बने। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 30 से ज़्यादा लोगों को पुलिस गोलियों का मुसलमान शिकार हुए थे। उस वक्त ना बहुजन समाज पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना MIM, ना वो सभी लोग जो सिर्फ बयानबाजी का काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं बयान का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे सारे जो सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधायक हैं, उनके हाथों से उन सभी परिवारों को, जबकि हमारी सरकार नहीं थी, 5-5 लाख रुपए बतौर मदद हम लोगों ने उनको कराई। सरकार बन जाती, बहुत कुछ उनके दिल में अरमान थे कि हम जौहर यूनिवर्सिटी को दोबारा खड़ा करेंगे, जितने भी CA के केसेस लगे हैं हम उसको वापस करेंगे। तो CA मूवमेंट में कानपुर और लखनऊ में मुस्लिम परिवारों में गए, जब राहुल गांधी जी भी मुसलमान नाम लेना ठीक नहीं समझते थे। तो कहने का मतलब ये कि जब भी कोई शोषित वंचित तबकों के साथ ऐसा वाक़या आया, अखिलेश यादव जी साथ में खड़े रहे। और ईद के बाद हमारे दिल में क्या है बहुत जल्दी बता देगी समाजवादी पार्टी। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए अमीर जमाई साहब, इनका कहना है कि अखिलेश यादव ने हमेशा इस समुदाय का ख्याल रखा है, बड़ी तादाद में उनकी पार्टी से लोग जुड़े भी हैं। तो फिलहाल ये भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों के द्वारा इसे भ्रम पैदा किया जा रहा है ताकि लोग समाजवादी पार्टी से दूरी बना सकें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौहीद किदवई, जनता TV लखनऊ। तो चलिए अब उत्तराखंड का रुख करते हैं। खबरों में करीबन 20 सालों के बाद गौरीकुंड रामबाड़ा मोटर मार्ग निर्माण की मांग कर रही केदार घाटी की जनता को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरीकुंड से रामबाड़ा चौमासी काली माठ मोटर मार्ग की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि गौरीकुंड से रामबाड़ा की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है और वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में रामबाड़ा का नामोनिशान मिट गया था, जिसकी वजह से गौरीकुंड से रामबाड़ा जाने के लिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, जिसको पार करना बेहद कठिन होता था। ऐसे में लंबे समय से स्थानीय लोग गौरीकुंड से रामबाड़ा मोटर मार्ग की मांग करते आ रहे हैं, जिसे देखते हुए आज CM धामी ने इस मार्ग की घोषणा कर दी है। प्रदेश में आर्थिक तौर पर अपनी मेहनत के दम पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं पास करने वाले कमजोर स्कूली छात्रों को राजभवन में आयोजित पथ प्रदर्शक कार्यक्रम में स्कॉलरशिप दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 30 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी है और पूरे प्रदेश में ऐसे स्कॉलर 244 छात्रों को ये जो छात्रवृत्ति है ये दी गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की बेहद जरूरत है। आज का जो प्रोग्राम था, सच में कहूँ तो इसका नाम भी बहुत सुंदर था, पथ प्रदर्शक, और मकसद ये था कि जो हमारे उत्तराखंड के मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाए। और बहुत खुशी होती है कि उत्तराखंड के जो हमारे यूथ हैं, हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनमें पढ़ने की एक बहुत गहरी लालसा है। वो ज्ञान विद्या के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज राजभवन में ऐसे गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने का एक बड़ा काम किया है कि जो बच्चे IIT में निकल रहे हैं, हमारे जो बच्चे इंजीनियरिंग में निकल रहे हैं, जो बच्चे हमारे MBBS में निकले हैं, ऐसे लगभग 250 बच्चों को आज छात्रवृत्ति देने का काम किया है और सब गरीब बच्चे। एक उस पहल के लिए मैं राजभवन का धन्यवाद देना चाहता हूँ।